गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की लूसेंट साइंस तथा लूसेंट साइंस को पढ़ा रहे हैं। इसमें आप लोगों को मालूम है कि आगामी परीक्षाएं जैसे चाहे आगामी हो चाहे हो चुकी हों या होने वाली हों, उन सारी परीक्षाओं के लिए लूसेंट एक रामबाण जैसी पुस्तक है। इसके लिए अगर आपने पढ़ ली तो आपको ये गारंटी है कि लूसेंट से साइंस के अलावा कोई से साइंस आती ही नहीं है। तो बस आपको एक बार ये साइंस करना है कंप्लीट, और अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है कि आपके पास कितने सारे लोग हैं। मालूम है आपके पास कि बहुत सारे लोग होंगे। जब आपका अच्छा समय रहेगा तो आपके पास बहुत सारे लोग रहेंगे। अगर यहाँ ये जो बंदा ये फॉर्च्यूनर लिए रहता ना, अगर तो इसके साथ पता है इतने लोग खड़े होते अभी कि यार मैं चल रहा मैं चल रहा मैं चल रहा। लेकिन ये बेचारा काम कर रहा है तो इसके साथ कोई नहीं खड़ा है। यदि इसके साथ कोई फॉर्च्यूनर लिए खड़ा होता या फिर ऑडी या फिर एक साधारण अच्छी कार भी लिए रहता तो व्यक्ति इसके साथ जाते और बहुत पसंद करते इसको कि भाई चल मैं चल रहा ये कर रहा वो कर रहा। लेकिन अगर ये एक जो बेचारा मजदूर काम करने जा रहा है और इसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो कोई काम ही नहीं आ रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत सारे लोग हैं अच्छे समय के लिए। अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है तो ही आपके लिए लोग आएंगे पास में, ठीक ना। और अगर आप एक गंदा काम कर रहे हैं, गंदा तो नहीं कह सकते, अपनी मेहनत का काम है जो हमारा वो है कर्म है वो तो हम करेंगे ही। कर्म कर रहे हैं तो आपके पास कोई नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसको पढ़िए क्या लिखा है, आपके पास कितने सारे लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? आपके पास जितने सारे लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम कितने आएंगे इससे फर्क पड़ता है, ठीक ना। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरा काम क्या है पढ़ाना, आपका काम क्या है पढ़ना। अब बस ये है कि बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो, बस वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो को देखकर नौकरी लगाएंगे, उनको देखना है, ना कि उन बच्चों को जो तो इसको टाइम पास के लिए देख रहे हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए भी देखते हैं कि यार सर कहेंगे कि यार तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम पढ़ लो थोड़ा, ठीक ना। फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है, नहीं पढ़नी है उस दिन तो उस दिन मत पढ़ो जिस दिन नहीं पढ़ना है वीडियो। लेकिन जिस दिन पढ़ोगे तो उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ना कि बिल्कुल याद होता जाए। तो इस बात यह तस्वीर बिल्कुल इसी बात का असर देती है कि जब आप अच्छे आदमी हैं, आपका दिन अच्छा चल रहा है, लक अच्छा चल रहा है तो आपके लिए सब आएंगे। लेकिन जैसे ही आपका लक्ष्य खराब हो जाएगा, लक खराब हो जाएगा, तुरंत आपके लिए लोग आपका साथ देना छोड़ देंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है इधर पर कि शक्ति, कार्य और ऊर्जा। अब आज हम लोग लूसेंट की साइंस इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि कल हमने लूसेंट की कक्षा 6वीं की साइंस कंप्लीट की है। आज आप लोगों का होमवर्क है कि आपको कक्षा 6वीं तक की एनसीईआरटी की जो साइंस है उसको पूरा पढ़ना है, अच्छे से समझना है। जो कुछ डाउट हो उसको मुझसे पूछिए, जिससे आप लोग अपनी तरक्की कर सकें और अपना प्रोग्रेस देख सकें, ठीक ना। तो आज चलते हैं अपन आगे कि इसमें क्या है कि आज अपन पढ़ेंगे कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो कार्य क्या है? कार्य दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ होता है किसी क्रिया को किया जाना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, जबकि भौतिक जगत में होता है कार्य की माप, लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन वस्तु के विस्थापन और के गुणनफल के बराबर होती है। समझ में आया? जो आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे उसमें कह दिया जिस शब्द के पीछे ना है वो कार्य है, लेकिन नहीं, गलत है। लेकिन जो भौतिकी के क्षेत्र में है वो ऐसा होता ही नहीं है। भौतिकी के क्षेत्र का मतलब है कि बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। जैसे आप लोग मोटरसाइकिल में धक्का दे रहा है आगे की तरफ तो ही आपका कार्य माना जाएगा, ना कि कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं कार्य के फॉर्मूले पर। क्या होता है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। जैसे आप लोग मोटरसाइकिल को आगे धक्का दे रहे हैं तो बल कहाँ विस्थापित हो रही है? आगे। तो कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। ये विशेष ध्यान रखना, इनके ऐसा मात्रक कहा जाते हैं। कार्य का ऐसा मात्रक है न्यूटन मीटर। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक किसके नाम पर रखा गया है? जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर। कार्य का मात्रक जूल क्यों रखा गया है? जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर, ठीक ना। अब एफ इंटू एफ कॉस थीटा ये फॉर्मूला है जिससे अपन मालूम कर सकते हैं कि कार्य धनात्मक है, ऋणात्मक है अथवा शून्य है, ठीक ना। तो एफ डब्ल्यू बराबर मीन्स वर्क बराबर एफ इंटू मीन्स एफ गुणित एस कॉस थीटा। माने यहाँ थीटा का चिन्ह नहीं बन पा रहा था तो मैंने इसलिए लिख दिया था, मैं बना देता हूँ आपको। ये होता है थीटा, ठीक ना, ऐसा बनता है। सॉरी मिटा दे रहा हूँ, इसको बनाएंगे ऐसा, ठीक। ये है थीटा का चिन्ह, थीटा एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो इसके बाद कार्य का महत्तम मान तब होगा जब बल और बल की दिशा में विस्थापन के मध्य अंश कितना होगा? 0 अंश का कोण बनेगा। अगर 90 अंश का कोण बनेगा तो कार्य कितना होगा? 0। मीन्स कैसे? यदि एक व्यक्ति अपने सिर पर सामान रख के जाता है
तो उसका कार्य कितना हो गया, 0 बिल्कुल नहीं उसने कार्य किया। भले ही वो पूरे बंडा में या पूरे सागर में या पूरे बम्बई में पूरी दिल्ली में घूम आए, लेकिन वो क्या होगा, उसका कार्य 0 अंश माना जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कि कार्य का मान मैंने बता दिया, 0 अंश पे क्या होता है, महत्तम होता है। और न्यूनतम कब होता है, अधिकतम कब होता है, जब 0 अंश पर महत्तम अधिकतम होता है अर्थात। और जब कम कब होता है, जब उसका मान 90 अंश का कोण हो, तो वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक ना। अब आते हैं शक्ति। शक्ति आखिर कार्यपन कैसे करते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसे शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है, वाट। इसका किसके नाम पर रखा गया है, जेम्स वाट के नाम पर। किसके वाट नाम पर, जेम्स वाट पर इसका नाम रखा गया है। इसका संकेत W होता है, छोटा वाला W। ठीक ना। अब देखिए मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में मापा जाता है। आपने सुना होगा हॉर्स पावर का नाम सुना होगा कि इतने हार्स पावर की नो मोटर है, इतने हार्स पावर की चक्की है, वही कहलाती है अश्व शक्ति। पावर मीन शक्ति और हॉर्स मीन घोड़ा मीन अश्व। और एक अश्व शक्ति का क्वेश्चन आ जाता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है, 746 वाट। अब वाट सेकंड ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, शक्ति कार्य का मात्रक का, वाट सेकंड कार्य का मात्रक है, ऊर्जा या कार्य का, ना कि शक्ति का। और वाट घंटा कार्य का मात्रक है, ऊर्जा या कार्य का, ना कि शक्ति का। किलोवाट घंटा काय का मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का। ठीक, और W मीन्स होता है वाट, किलोवाट और मेगावाट और हार्स पावर। काय की मात्रा कहेंगे ये शक्ति के, इसको विशेष ध्यान रखना। काय की मात्रा है, ये शक्ति की मात्रा है। ठीक ना, नहीं तो फिर आप भूल जाएं। और WS वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, काय की मात्रक है, कार्य एवं ऊर्जा के। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका इकाई क्या है आपको ये बता दूं मैं थोड़ा। ये जो KW दिख रहा है आपको, इसका इकाई होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट। जब आपने अपने मीटर में देखा होगा कहीं, तो यूनिट लिखा दिखेगा आपको। क्या कहलाता है ये, यूनिट मीन्स होता है मीटर। किलोवाट घंटा यूनिट होती है, लाइट जलती है जो अपने यहाँ। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आगे। इसके बाद होता है ऊर्जा स्टार्ट। क्या होता है, ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किस चीज़ को ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों में क्षमता है नहीं 1 क्विंटल वजन उठाने की, लेकिन फिर भी उठाओगे तो वो आपकी ऊर्जा नहीं है, इसलिए नहीं आप उठा पा रहे हैं। अगर आप में ऊर्जा होती तो आप उठा लेते उस 1 क्विंटल वजन को। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और इसका बाद लिखा है वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक ना। अब आते हैं गतिज ऊर्जा पर। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, क्या, किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं, वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा बराबर के ई इक्वल टू 1/2 mv²। के ई इक्वल टू 1/2 mv²। अब सबसे पहले आपको ये मालूम चाहिए, कार्य करने की क्षमता आ जाती है। ऊर्जा काय कहते हैं, वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मीन्स गति, सीधा सीधा है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, के ई इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ p एक संवेग है, p बराबर होता है mv। आपको मालूम होगा गति का द्वितीय नियम p इक्वल टू mv होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक ना, अगर आपने पहला लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, तो एक तो लाइक कर दीजिए करें और एक सब्सक्राइब कर दिया करें, और एक अगर आपको टाइम मिल जाए तो थोड़ा शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है ना तो वो पढ़ सके यार। एक बार अगर पढ़ लेगा वो तो उसका ही थोड़ा उद्धार हो जाएगा, आपका तो हो ही रहा है। ठीक, अब देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो गतिज ऊर्जा और संवेग क्वेश्चन आ सकता है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध दर्शाने वाला सूत्र है या समीकरण है। तो के ई इक्वल टू p² 1/2 p² अपॉन 2m। क्या है, p² अपॉन, लिखे दे रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए अच्छे से, के ई इक्वल टू p का वर्ग बटे 2m। ठीक ना, अब आ गया समझ में, ऐसा लिखना है। वो तो लिख दिया है, पेन थोड़ा क्या है ये टाइप होता है कंप्यूटर में डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है,
किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना। स्थित ऊर्जा क्या कहलाती है? जैसे बांध बनाकर अपन पानी इकट्ठा कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं उस पानी को, फिर उससे विद्युत उत्पन्न करते हैं, उससे चक्की चलाते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की चाबी संचित करते हैं, चाबी वाली गाड़ी। अब देखिए उसके आगे आते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का? देखिए PE = mgh। आपने अभी सुना होगा वो MDH के मसाले के मालिक मर गए हैं, तो बस उसको ही ऐसे याद कर लेना mgh। उसमें होता है MDH मसाले, इसमें होता है mgh। m का मतलब द्रव्यमान, और g का मतलब गुरुत्व जनित त्वरण, और h का मतलब ऊंचाई। बस याद रखना है आपको, थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको सब याद रहेगा। अब आपको याद रखना है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आपको मालूम है कि जैसे आप लोगों ने कहीं किसी को मार दिया, तो जैसे आपने अपने हाथ से मारा तो उसका गाल लाल हो जाएगा। तो वो लाल क्यों हो जाता है गाल? इसलिए हो जाता है कि जो आपकी ऊर्जा है वो उसके अंदर संचित हो जाती है। वो संचित उस गाल को लाल होकर दिखाई देती है कि मेरी तुम्हारी ये ऊर्जा लाल इस गाल में दिख गई है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि आपने एक जगह से खर्च की तो दूसरी जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? पुनः दूसरी जगह उपस्थित हो जाएगी। आपने देखा होगा व्यक्ति मरता है, मैं पहले व्यक्ति पैदा होता है, खाता पीता जाता है, फिर आखिर में मर जाता है। देखिए तो मरने के बाद वो पूरा कहाँ मिल जाता है? मिट्टी में। वो जैसा आया वैसा ही मिल गया। ठीक ना। अब इसके बाद आता है ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में के रूप में परिवर्तित होती है तो ठीक उतने ही रूप में उसका क्या होता है? उत्सर्जन भी होता है। ठीक ना। इसको याद रखना, यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ना तो ऊर्जा का विनाश होता है और ना ही उत्पत्ति। अब देखिए सबसे पहले आपको ये मालूम चाहिए ऊर्जा का रूपांतरण करने के कुछ उदाहरण है। क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी वगैरह में, इसके में आते हैं मैच द कॉलम की, इसलिए मिलाना अच्छे से मिलाना। सौर सेल का एक उदाहरण है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। दूसरा काय का है? अरे यार सॉरी सॉरी, पूरा लिख ले रहे। हाँ, दूसरा है डायनेमो। डायनेमो काय का है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। तीसरा है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर काय का है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का। चौथा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पांचवा है लाउड स्पीकर, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। छठवां है सितार। सितार क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता नहीं, सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। देख लीजिए, लिख देता हूँ थोड़ा। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं आगे। बल्ब, ट्यूबलाइट या हीटर, वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ठीक ना। इसको बस ध्यान रखते जाना है आपको। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए, अब है आपका इसके बाद मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती क्या करती है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अब देखिए कोयले का जलना क्या है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। अब इसके बाद आता है विद्युत सेल क्या है? तो विद्युत सेल का मतलब है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अब इसकी बात आता है इंजन क्या है? इंजन भी जो अपन चलाते हैं तो वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। यहाँ जो ऊष्मा ऊर्जा को क्या में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा को। ये रासायनिक नहीं है, इधर क्या है? ऊष्मा है। क्या है यहाँ? ऊष्मा लिख दूँ मैं। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। और प्रकाश विद्युत सेल का है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। यहाँ नहीं लिखा है तो लिख दे रहा हूँ, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश सेल का है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। इसको बस ध्यान रखना थोड़ा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है आखिर ये। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दिख रहा है ना? देख लीजिए, देखिए यहाँ से जो सफ़ेद वाला दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ गया, देख लीजिए। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कारण है। अब आते हैं आगे कि सौर ऊर्जा क्या है। अब पहले एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ मैं आपका। डायनेमो का क्या है? विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में बदलेगा। इन सबको आपको एक बार अच्छे से लिखना है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और बुक है अगर आपके पास तो आप अच्छे से पढ़ ही सकते हैं, मैं तो आपके केवल समझा सकता हूँ ना। याद तो मैं कर नहीं सकता आप लोगों का कि मैं याद कर लूँगा, मैं आपका पेपर देने चला जाऊँ। पेपर तो आपको ही देना पड़ेगा ना। तो आप देखिए सौर ऊर्जा क्या है। सूर्य
ऊर्जा का विशाल स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है। सूर्य का लगभग 90% द्रव्यमान हाइड्रोजन से, 28% हीलियम से तथा 2% अन्य भारी तत्वों से बना है। सूर्य के केंद्र का तापमान और दाब क्रमशः 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन तथा 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ठीक ना, इसको वैसे ध्यान रखना है आपको। कितना है सूर्य के केंद्र का दाब कितना है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन तथा इसका दाब है 2 × 10⁻16 न्यूटन है। इसको वैसे ध्यान रखना है। केंद्र में इसको बस आपको क्या करना है लिख लेना है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, सूर्य के दाब कितना है, तापमान कितना है। केंद्र में उच्च ताप एवं दाब होने के कारण वहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। काय में केंद्र में उच्च ताप एवं दाब होने के कारण काय की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की। सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन, सूर्य के केंद्र में चारों ओर हाइड्रोजन, क्या सूर्य के केंद्र में सूर्य के केंद्र में चारों ओर 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। कौन कितने हाइड्रोजन नाभिक बनाते हैं, 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर कितने हीलियम बनाते हैं, 1 हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में से प्रति सेकंड 3.86 × 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 3.86 × 10⁻26 जूल निकलती है। यह ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों में निकलती है। क्वेश्चन आ सकता है सूर्य से ऊर्जा कैसे निकलती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों तथा आवेशित कणों के रूप में। अब पृथ्वी पर मुख्यतः कैसी पहुंचती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। कैसी पहुंचती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। इसे सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी पर कैसी पहुंचती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों। इसे कौन सा विकिरण कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। ऊष्मा का अनुभव कराने वाले विक्रांत को अवरक्त विकिरण एवं वस्तुओं के दर्शन कराने वाली विकिरण दृश्य को विकिरण या प्रकाश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वितरण या दृश्य विकिरण कहते हैं। और ऊष्मा का अनुभव कराने वाली किरणों को अवरक्त विकिरण कहते हैं। तो आज फ्रेंड्स ऐसा था लेक्चर। आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा आप तो समझिए ना कि कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। बस आपको ये क्या करना है, बस एक बार इसको लाइक कर देना, एक शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। शेयर इसलिए कह रहा हूँ भाई कि जो बंदा नहीं पढ़ पा रहा है ना, तो उसको भेज दे यार, तो वो थोड़ा उद्धार हो जाए उसका। तुम्हारा तो हो ही रहा है, तुम पढ़ रहे होगे, अगर तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे होगे तो फिर गलत बात है आपकी। तो बस यही है मेरा कहने का मतलब कि एक बार शेयर कर दो बस, और नहीं मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। आप एक बार शेयर कर देंगे ना तो बस इससे ही बहुत उद्धार हो जाएगा। अगर आपका भी फ्रेंड रियल में पढ़ना चाह रहा होगा ना, तो वो ज़रूर इसको देखेगा और पढ़ेगा। ठीक ना, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। गुड डे टू यू, बाय।